हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि भारत सरकार कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हमारे लिए लेके आ रही है जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। ऐसा ही उसका एक कदम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। मीन्स कि यह ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे फ्यूचर में होने वाले डिजीज को हम आसानी से पहले ही डिटेक्ट करके उसे क्योर कर सकते हैं। मीन्स कि ये ऐसी प्रणाली है जिसमें हम एक मनुष्य के आनुवांशिक पदार्थ को स्टोर करते हैं जिसे हम जीन कहते हैं, जो कि क्या किए रहता है, अपने अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन को संग्रहित किए रहता है। उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं कि स्टोर करते हैं और फिर उसके ऊपर हम अध्ययन करते हैं, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि अगर ह्यूमन बींग्स में कोई डिजीज है या फिर कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो वो किस वजह से है, फिर उसको हम क्योर कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि ऐसा क्या खास है इस प्रोजेक्ट में। तो अगर हम बात करें कि जीनोम इंडिया परियोजना में क्या है या ये कैसे वर्क कर रही है, इसमें कौन सी संस्था हेल्प कर रही है, तो ये रहा आपके सामने। जीनोम इंडिया परियोजना ने अनुसंधान उन्नति के लिए 10,000 भारतीयों का जीनोमिक डेटा क्या किया है, प्रकाशित किया है, जिसमें भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी द्वारा 2020 में शुरू की गई जीनोम इंडिया परियोजना जीआईपी ने 10,000 व्यक्तियों के जीनोमिक डेटा को सार्वजनिक रूप से सुलभ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मीन्स कि इन्होंने एक 10,000 ह्यूमंस के जीनोम को कलेक्ट किया है और उस पर वापस से रिसर्च करेंगे ये कि उनके जीनोम में ऐसे, खास करके इंडियंस के जीनोम में ऐसी क्या वैरायटीज होती है जिससे कि उनमें कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि कॉमन है। और खास करके आज के टाइम में आप देख रहे हो कि कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो कि 4th स्टेज पे जाने के बाद क्योरेबल नहीं रहता। इनफैक्ट सर्जरी के बाद भी कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि डेथ हो जाती है उनकी। तो इसी के लिए ये जो जीनोम प्रक्रिया है वो हमारे फ्यूचर को देखते हुए संस्थान द्वारा स्टैब्लिश की गई है। अब हम बात करेंगे कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कौन सी संस्था रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर इसकी बात की जाए तो जीनोम इंडिया जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक अग्रणी वैज्ञानिक परियोजना है। मीन्स किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, भारत सरकार प्लस जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये चारों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ ही 20 शैक्षणिक अनुसंधान संस्था इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। मीन्स कि 20 ऐसे शैक्षणिक अनुसंधान हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जीआईपी पर कुछ महत्वपूर्ण बातें, मीन्स कि इससे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, अगर बात की जाए कि ये जो 10,000 जीनोम परियोजना है, इसके पहले मीन्स कि 2007 में एक ऐसी ही परियोजना आई थी जिसमें 1,000 जीनोम को क्या किया गया था, स्टोर किया गया था फॉर डिटेक्शन। उसके बाद इस परियोजना में विश्व भर की आबादी से क्या किया गया था, जीनोम्स को कलेक्ट किया गया था। लेकिन जो ये 10,000 जीनोम परियोजना है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के जीनोम को कलेक्ट किया गया है और 66,000 वर्टिब्रेट में से सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिब्रेट को लिया गया है। ऐसे करके कम से कम 10,000, इन्होंने 10,000 जीनोम को क्या किया है, स्टोर किया हुआ है। तो ये रहा आपका जीनोम से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका देखिए प्राथमिक कार्य है कि ये शोध उपकरण विकसित करना चाहते हैं वैज्ञानिक, और साथ ही वैज्ञानिकों को दुर्लभ और सामान्य दोनों तरह की बीमारियों पर क्या करना है, डिटेक्शन करना है। मीन्स पता लगाना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो भारतीयों में कोई भी बीमारी डेवलप हो रही है और खास करके जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्योरेबल नहीं है। तो ये रहा आपका मुख्य बिंदु। अब हम बात करेंगे
कि मानव जीनोम परियोजना के लिए किस किस को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सिडनी ब्रेनर की, जो दक्षिण अफ्रीका में जन्मे हैं लेकिन ये एक ब्रिटिश नागरिक हैं और अब यह बर्कले के कैलिफोर्निया में स्थित मॉलिक्यूलर साइंसेज इंस्टीट्यूट में क्या है, कार्यरत हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं जॉन सुल्स्टन, जो कि कैम्ब्रिज इंग्लैंड स्थित वेलकम ट्रस्ट सेंगर सेंटर के पूर्व निदेशक हैं। और उसके बाद आते हैं रॉबर्ट हॉर्विटज, जो कि कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत हैं। इन तीनों महानुभावों को क्या मिला है, मानव जीनोम परियोजना के लिए नोबेल पुरस्कार। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जीन की। तो जीन क्या है, अब तक तो हमने सुना कि जीनोम परियोजना आई है, लेकिन ये जीन है क्या, जीनोम है क्या। तो अगर इसकी बात की जाए तो हमारे माता पिता से हमारे अंदर जो आनुवांशिक गुण आते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जीन। ये क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं, साथ ही ये अपने अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किए रहते हैं। अगर बात की जाए जीन की तो ये डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किए रहता है। आइए हम देखते हैं कुछ फिगर डायग्राम से समझते हैं कि ऐसा क्या है जीन के बारे में। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें कि एक सेल को लीजिए, उस सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। आपको भी पता है कि इस न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि माँ बाप से बच्चों में पहुंचता है। उस जेनेटिक मटेरियल में बहुत सारी धागे नुमा रचना होती है इस तरह से, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन, इस क्रोमैटिन को जब हम सीधा करते हैं बिल्कुल, तो ये कैसा दिखाई देता है, इस क्रोमैटिन के अंदर डीएनए संरक्षित रहता है। और यही डीएनए, ये मान लीजिए आप डीएनए है, आप देखते हो ना डीएनए ऐसे ही रहता है, तो इस डीएनए के कुछ पोर्शंस पे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन ऐड रहते हैं। वो प्रोटीन लाइक होते हैं, वो इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, जीन होते हैं। और यही पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होते रहते हैं। ये है पूरी की पूरी प्रक्रिया। अब बात करते हैं इस क्रोमैटिन की। क्या ये क्रोमैटिन इसी फॉर्म में रहता है, तो नहीं। ये क्रोमैटिन बहुत ज्यादा कुंडलित होकर एक ऐसी रचना बनाती है। कैसी रचना, तो ऐसी रचना, इसको कहते हैं हम लोग क्रोमोजोम। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम मनुष्य में 46 होता है, जो कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ये पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होता रहता है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जीन की संरचना की क्या है जीन, और ये कैसे इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है और ये कहां पर स्थित रहता है। तो आप बेसिकली कह सकते हो कि डीएनए का वह छोटा पार्ट जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किए रहता है उसे हम जीन कहते हैं, और ये इंफॉर्मेशन को पास आउट करते रहता है। अब हम देखते हैं कि डीएनए क्या है। तो देखिए, अगर डीएनए की बात की जाए तो आप देख रहे हो ना ये पूरी डीएनए की संरचना को, ये डीएनए का जो ये है डबल हेलिक्स होता है, ये मीन्स कि इसमें 2 सीढ़ी। अगर आप सीढ़ी को देखोगे, बांस की सीढ़ी हर किसी के घर में होगी ना, आप देखोगे ऐसी दिखती है। तो डीएनए का ये वाला जो पोर्शन होता है ये किसका बना होता है, 3 चीजों से मिलकर बना होता है, सुगर, फॉस्फेट, और न्यूक्लिक एसिड, मीन्स कि जिसको कहते हैं बेस पेयर, जो कि ये है आपका, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन कहते हैं, जिसको न्यूक्लियोटाइड। ये क्या करते हैं, सुगर, फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। सॉरी सर, आज मुझे क्या हो गया है, मेरा एक बार वीडियो खराब हो। तो अब हम
देखते हैं, जानते हैं कि डीएनए क्या है। हमने जीन को जान लिया कि जीन क्या है, एक सेगमेंट है जो कि डीएनए का पार्ट है। तो फिर ये डीएनए क्या है, डीएनए कौन सी बला है, तो आइए हम उसको देखते हैं। आप देख रहे हो ना ये डीएनए का स्ट्रक्चर, कैसे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, ये क्या है। तो अगर आपके घरों में आपने देखा होगा कि सीढ़ी, आपने बांस की सीढ़ी देखी है, ऐसी ही होती है ना। तो अगर आप इस संरचना की बात कर रहे हो, ये दोनों लाइन क्या है, तो ये थ्रेड नुमा रचना होती है जो कि अपने अंदर क्या नाइट्रोजनस बेस पेयर को कंटेन किए रहती है। और साथ ही कितने न्यूक्लियोटाइड्स, तो कम से कम 13 और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो आपस में जुड़कर ये पूरा का पूरा सेगमेंट बनाते हैं डीएनए का, जो कि जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किए रहता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या डीएनए में पूरा पार्ट जीन होता है, तो नहीं, सिर्फ वही पार्ट जीन का होता है जिस पर कि इंफॉर्मेशन होता है। मीन्स कि जिसमें इंफॉर्मेशन होगा वही आपका पार्ट क्या कहलाएगा, जीन, और जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं होगा वो जीन नहीं कहलाता। और यही सारे जीन कलेक्ट होके क्या कहलाते हैं, जीनोम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा डीएनए और जीन। अब हम बात करते हैं कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का क्या सिंगल यही फेज रहेगा या फिर कोई और फेज भी आ रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का फेज 2 भी है, और इसमें आप देखोगे कि कम से कम 10 लाख अनुक्रमों को क्या किया जाएगा, उनके जीनोम्स को कलेक्ट किया जाएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस नहीं होंगे, इसमें कई सारे प्रजाति के लोग और साथ ही भाषाई रूप से जो डिफर करते हो। मीन्स कि बहुत सारे जोन से ये लोग जीनोम को कलेक्ट करेंगे, 10 लाख जीनोम को कलेक्ट करेंगे और उस पर क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उस पर डिटेक्शन करेंगे। तो ये है पूरी की पूरी स्कीम जो कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर और सेफ बनाने के लिए किया गया है। ये एक ऐसा कदम है जो कि हमारे फ्यूचर में हमें डिजीज से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, और साथ ही ये हमारी जो जनरेशन है उसको चेंज करने या उसमें सुधार लाने के लिए भी ये बहुत मददगार हो सकता है। हम किसी भी डिजीज़ को पहले ही जान सकते हैं कि यह डिजीज़ किस कारण से हो रहा है। जैसे कि आजकल बहुत तेज़ी से आप देख रहे होंगे कि छोटे बच्चों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। तो वैज्ञानिकों ने ये डिटेक्ट किया है कि एक जीन है जिसमें कि चेंज होने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। और भारत में कम से कम 4.5% बच्चे जो है वो हार्ट अटैक से पीड़ित हैं। मीन्स कि 4.5% बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है उसके बाद से। तो ये रही पूरी इंफॉर्मेशन जो कि आप जीनोम प्रोजेक्ट पे देखे हो। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। थैंक यू।